नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाने जाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। बच्चों, इनका जन्म सन 1922 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके कुछ दिनों तक एमए करने के बाद भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। 1947 में ये स्वतंत्रता लेखन करने लगे थे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी इन्होंने, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई और 1995 में इनका निधन हुआ था। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट तट की खोज, तब की बात, और थी भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, हरिशंकर परसाई भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध बेईमानी आदि पर लिखे उनके जो व्यंग्य लेख हैं, उन लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया और उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। तो परसाई जी की बोलचाल की भाषा सामान्य भाषा का प्रयोग, परसाई जी अपने रचनाओं में बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मार्ग क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बच्चों, आज हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। ये एक निबंध रूप में एक व्यंग्य लेख लिखा गया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति की अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। तो आइए बच्चों, हम पाठ पढ़ने जाते हैं। बच्चों, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ उपन्यास सम्राट एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद को लक्ष्य करके एक व्यंग्य विधा में लिखा गया है। लेखक बता रहा है कि प्रेमचंद का चित्र एक चित्र है जो उनके सामने है। उस चित्र में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी बंधी हुई है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटियां बिल्कुल चिपकी हुई हैं और गालों की जो हड्डियां हैं वो उभर आई है, परंतु मूछें बहुत बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से चेहरा भरा भरा दिख रहा है। पांवों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। उनके जो बंद हैं, उनको जो बांधा गया है, पैरों में जो कैनवास के जूते हैं उनको बिल्कुल बेढंग तरीके से बांधा गया है और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के जो सिरे हैं, उनकी जो आगे जो बंद जो जूतों की जो डोरियां होती है, डोरियों के आगे जो एक सिरा लगा हुआ होता है, पतला सा जो लोहे की परत का बना हुआ होता है, तो उनको लापरवाही और बेढंग से बांधने की वजह से उनके सिरे टूट चुके हैं। सिरों की जो पतली परत होती है वो निकल चुकी है। इस वजह से वो जो डोरी होती है वो जूतों के छेद में अच्छे से नहीं डाली जा सकती। इस कारण से जूतों को जैसे तैसे बांधा गया है। लेखक बता रहा है कि उनके दाहिने पैर का जो जूता है वो बिल्कुल ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। लेखक बता रहा है कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है और मैं सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक बताता है कि जब मैंने उनके जूतों को देखा, दाहिने पैर का जूता ठीक था लेकिन बाएं पैर के जूते में छेद हो रखा था जिसमें से उंगली बाहर निकल आई थी, तो मेरी जो निगाह थी उनके जूते पर ही अटक गई थी। मैं सोचने लगा कि अगर फोटो खिंचाने की पोशाक उनकी ये है, इस तरह की पोशाक फोटो खिंचाने के लिए पहनते हैं, तो उनकी जो रोज पहनने की पोशाक होगी वो कैसी होगी। तो लेखक कहता नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में भी खिंच जाता है। लेखक बता रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो सादगी से भरा था। वे जैसे बाहर से दिखते थे वैसे ही वो मन से भी थे और अंदर से भी उनका व्यक्तित्व वैसा ही था। तो लेखक बताता है कि प्राय देखने में आता है कि लोगों के व्यक्तित्व में एक रूपता नहीं होती है। इस कारण वे दिखाई कुछ और देते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से वो कुछ और दिखाई देते हैं, परंतु प्रेमचंद ऐसे इंसान नहीं थे। लेखक बताता है कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मेरे मन में ये सवाल आता है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या तुम्हारा जूता फट गया और तुम्हारी अंगुली बाहर दिख रही, तुम्हें ये नहीं पता है।
तुम्हें इसका भी ज़रा एहसास नहीं है? तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हें संकोच नहीं हुआ? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकते थे? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब कहा होगा रेडी प्लीज़ कि हाँ, अभी मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कान भी लाने की कोशिश की होगी। जो तुम्हारे अंदर दर्द से भरी हुई जो मुस्कान है और दर्द का जो कुआँ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर से तुमने बड़ी मुश्किल से उस मुस्कान को भी बाहर लाया होगा। तो क्या तुम्हारे मन में ये सब ख़्याल नहीं आया कि मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, तो मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहनूँ, जूते में से जो अंगुलियाँ दिख रही हैं, उन अंगुलियों को छिपाने के लिए धोती को थोड़ा नीचे खींच लूँ। तुम्हारे मन में ये सारे ख़्याल क्यों नहीं आए? लेकिन मुझे ये लगता है कि जब फ़ोटोग्राफ़र ने तुम्हें फ़ोटो खींचने के लिए रेडी कहा होगा कि हाँ, अभी मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो हो सकता है तुमने परंपरा के अनुसार यानी जब भी हम फ़ोटो खिंचाते हैं, तो हम भले उदास हो, खुश हो, कैसी भी स्थिति में हो, तो हमें एक झूठी मुस्कान फ़ोटो में लानी पड़ती है। तो हो सकता है तुमने भी अपने दर्द भरे कुएँ के अंदर हृदय में जो कुआँ है, हृदय को कुएँ की उपाधि दी है। तो लेखक बता रहा है कि हो सकता है तुमने भी अपने हृदय से एक दर्द भरी मुस्कान को बाहर लाया होगा। इस तरह से फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींचा होगा, उन्होंने थैंक यू भी कहा होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं इसमें उपहास है, व्यंग्य है। लेखक बता रहा है कि तुम्हारी जो ये फ़ोटो में मुस्कान दिख रही है, ये बड़ी ही विचित्र दिखाई दे रही है। क्योंकि इस मुस्कान में तुम्हारी हँसी मुस तुम मुस्कुराते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन असली जो वास्तविक मुस्कुराहट होती है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक व्यंग्य है और एक बहुत ही बड़ा गहरा दर्द इसमें छुपा हुआ है। लेखक बता रहा है कि कैसा आदमी जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हँस भी रहा है। लेखक ये कह रहा है कि ये कैसा इंसान है जिसने खुद ने तो फटे हुए जूते पहन के फ़ोटो खिंचा ली, लेकिन फ़ोटो में व्यंग्य भरी हँसी भी हँस रहा है। क्योंकि जो इंसान जो आज के समाज में जो बाहरी दिखावा इंसान कर रहा है, अंदर से तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन बाहर से वो बड़ा चढ़ाकर दिखावा कर रहा है, उस पर व्यंग्य रूपी हँसी लेखक बता रहा है कि प्रेमचंद हँस रहे हैं। तो अगर लेखक कह रहा है कि अगर तुम्हें फ़ोटो खिंचाना ही था, तो तुम ठीक तरह से जूते पहन लेते और नहीं खिंचाना होता, या तो तुम नहीं खिंचाते या तुम अच्छे से फ़ोटो खिंचा लेते, ठीक है? जूते नए पहन लेते, किसी से माँग कर पहन लेते और हो सकता है कि तुमने फ़ोटो भी शायद अपनी पत्नी के आग्रह पर खिंचाया होगा। तुम्हारी पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने की ज़िद की होगी और आपने कहा होगा कि चलो भाई अच्छा है, ठीक है, कहकर उन्होंने फ़ोटो भी खिंचा ली होगी। अब लेखक बता रहे हैं कि ये मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी यानी दुःख। कितनी बड़ी दुःख की बात है कि लेखक बता रहे हैं कि कितनी बड़ी दुःख की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते-देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेखक बताता है तो लेखक बताता है कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते माँग लेते। अब लेखक कहते हैं कि माँग कर तो लोग कितने ही काम निकाल देते हैं। लोग तो कोट माँग कर भी शादी कर लेते हैं, दूल्हे बन जाते हैं। उम, मोटर को भी माँग कर बारात लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि लेखक ने ये व्यंग्य किया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग बीवी तक भी माँग कर ले जाते हैं। और तुमने जूते माँगने की कोशिश नहीं की, कि तुम किसी से जूते नहीं माँग सके, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। लेखक फ़ोटो को देखकर प्रेमचंद की फ़ोटो को देखकर प्रेमचंद से बात कर रहा है। लेखक कहता है कि लोग तो इत्र छुपड़ कर भी फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक ये कह रहा है कि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए अगर इत्र लगाना है तो इत्र भी माँग कर ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम फ़ोटो खिंचाने के लिए इत्र लगा के जाएँगे तो शायद हो सकता है हमारे फ़ोटो से भी खुशबू आएगी। और लोग इतने बन-ठन कर जाते हैं कि बुरे से बुरा व्यक्ति जो गंदे से गंदे कपड़े पहने हुए उसकी भी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, यानी खुशबू देती है, यानी उसकी फ़ोटो भी अच्छी आती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी ₹5 से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर हो जाती है। तुम तो जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्र से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने जाने क्या-क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक यहाँ पर जूते और टोपी के बारे में बता रहा है, उनका आनुपातिक मूल्य बताते हुए कि लेखक बताता है कि टोपी सम्मान का प्रतीक है। टोपी सम्मान का प्रतीक है तो वही जूता सामर्थ्य और अधिकार का प्रतीक माना गया है। व्यंग्य यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में लोग झुकते हैं। इस यहाँ पर लेखक ने टोपी और जूते को टोपी को सम्मान का प्रतीक बताया है, तो जूते को सामर्थ्य या अधिकार का प्रतीक बताया है। और इस बात पर टोपी और जूते को लेकर लेखक ने व्यंग्य किया है कि समाज में
व्यंग्य क्या है कि शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुक जाते हैं। समाज की ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके चरणों में अनेक लोग झुक जाते हैं, और आज की दुनिया में गुणी लोग भी अपने स्वाभिमान को भुलाकर, और आज के समय में, आज की आधुनिकता के समय में देखा जाए तो जो गुणी लोग हैं, जो बहुत ही बड़े लोग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान को भुलाकर शक्तिशाली लोगों के चरणों में या धनवान लोगों की सेवा में खड़े रह जाते हैं। तो लेखक कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा जूता नहीं है। अब लेखक स्वयं के बारे में बताता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा जूता नहीं है। यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे से फटा हुआ है। अब लेखक स्वयं के जूते के बारे में बता रहा है कि हाँ, मैंने तुम्हारा जूता देखा, तुम्हारे जूते में से अंगुली बाहर दिखाई दे रही, जो जो वास्तविकता है वो दिखाई दे रही है। तुम्हारी जो वास्तविकता है, तुम जो दिखाना चाहते हो वो दिखाई दे रही। लेकिन मेरे जूते में भी, मेरा जूता भी फटा हुआ है, लेकिन अंगुली बाहर नहीं दिखाई दे रही, वो तलवे में से फटा हुआ है, और तलवे में से भी अंगूठे की जगह से फटा हुआ है। जो अंगूठा चलते वक़्त कई बार रगड़ खाकर, मिट्टी से रगड़ खाकर, कंक्रीट से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है, और पूर इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा जो जूते का जो तलवा है वो पूरी तरह से घिस जाएगा, गिर भी जाएगा, और हो सकता है कि मेरा पंजा भी नीचे से छिल जाए, उस वो लहूलुहान आ जाए। मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। अब लेखक ये बता रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। लेखक इस बात के माध्यम से व्यंग्य कर रहा है कि लोगों के द्वारा असलियत को छिपाने की प्रवृत्ति, लेखक इस बात के माध्यम से हमें बता रहा है कि लोगों के द्वारा असलियत को छिपाने की प्रवृत्ति है। ये जो बात है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जा रहे। तो लेखक इस बात पर व्यंग्य कर रहा है कि लोग जो हैं वो असलियत को छिपाने की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। लोग अपनी बुराइयों को ढकने का निरंतर प्रयास करते जाते हैं। परंतु यहाँ पर लेखक बता रहा है कि प्रेमचंद के पास पर्दे में छिपाने लायक कुछ भी नहीं है, और वे स्वभाव से जैसे हैं, जैसे अंदर से हैं, वैसे ही वो बाहर भी दिखाई देते हैं। अब लेखक बताता है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना बिना फोटो के छाप दे। लेखक बताता है कि तुम जूता बड़े ठाठ से पहने पहने हुए हो, फटा हुआ जूता है, अंगुली दिख रही है, तुम पहने हुए, तुम पहन सकते हो, लेकिन मैं ऐसा फटा हुआ जूता जिसमें से अंगुली बाहर दिखे, उसे मैं नहीं पहन सकता हूँ। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खींचाऊं। उन्होंने कहा, लेखक कहता है कि मैं फोटो जिंदगी भर के लिए ऐसे नहीं खींचाऊंगा, क्योंकि अगर क्योंकि मैं इस तरह का दिखावा नहीं करना चाहता कि मैं जो वास्तविकता है उसको समाज के सामने लाऊं। लेखक ये कहता है कि मैं उस वास्तविकता को समाज के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि जो जो इंसान वास्तविकता को, समाज की जो वास्तविकता है उसे सामने लाने की कोशिश करता है, तो लोग उसका उसकी बातों का खंडन करते हैं, लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं। लेखक बताता है कि तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है, और तुम्हारी, अब लेखक ये बताता है कि तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान का मतलब क्या है, और ये मुस्कान कौन सी है। क्या तुम्हारी ये मुस्कान मुस्कान होरी के गोदान वाली मुस्कान है? क्या पुस की रात में नील गाय ने जब हल्कू का खेत चर चर दिया था, तो क्या ये वो वाली मुस्कान है? क्या वो सुजान भगत का लड़का जब मर जाता है और डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आता है, तो तुम्हारी ये व्यंगी वाली मुस्कान है? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी ये कौन सी मुस्कान है, मैं जानता नहीं हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की जो शराब पी गया था, माधो जो था वो अपने औरत के कफन की जो कफन का जो चंदा मिला था उसकी शराब पी गया था, ये वाली मुस्कान है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कौन सी इन 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 चारों में से कौन सी मुस्कान है, मैं ये नहीं जानता। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। अब लेखक कहता है, मैं इतनी सब बात सोचकर मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, कैसे फट गए ये मेरी जनता के लेखक। अब यहाँ पर जनता के लेखक अ, लेखक ने यहाँ पर जनता के लेखक प्रेमचंद को कहा है। लेखक कहता है कि तुम जनता के लेखक हो। प्रेमचंद को कहता है कि तुम जनता के लेखक हो। उन्होंने जीवन भर आम जनता के दुख दर्द, उसकी समस्याओं आदि के बारे में लिखा है, और ये भी उन्होंने बताया है कि किसानों की गरीबी, शोषण और बदहाली भी अपने उपन्यासों, नाटकों के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर मेरी जनता के लेखक ने प्रेमचंद को बताया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो? अब लेखक बता रहा है, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? लेखक ये बता रहा है कि क्या तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा था, तुम्हारे से पैसे मांगने आता था, तो हो सकता है तुम उससे बचने के लिए
वो तुमसे जो माँग करता था, तगादे यानी माँग जो वो तुमसे जो पैसों की माँग करता था, तुमने जो उससे कर्ज़ लिया था और हो सकता है वो तुमसे कर्ज़ ले तुम उसका पैसा वापस वसूल करना है, तो तुम पैसा कर्ज़ व अदा करने से बचने के लिए क्या पता तुम मील 2 मील चलकर गाँव से दूर जाते थे और वापस चलकर आते थे, इस वज़ह से तुम्हारा जूता फट गया। चक्कर लगाने से तो जूता नहीं फटता है, परंतु वो घिसता है। लेखक बताता है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, बल्कि वो घिस जाता है। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो कर परे सलाम। लेखक बताता है कि जिनको देखने पर उपजता है, दुख अंदर से आता है, उनको देखकर कौन उनको सलाम करेगा? कोई उनको सलाम करने लायक न कोई उनको सलाम नहीं करता है। चलने से जूता घसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब लेखक ये बता रहा है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक बताता है कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते हो सकता है किसी चीज़ को जो परत पर परत सदियों से जम गई हो, उसे तुम ठोकर मार-मार कर अपना जूता फाड़ लिए हो। हो सकता है तुम टीला पार करने के लिए जब तुम जाते हो, रास्ते से जाते हो, रास्ते में यदि कोई टीला है, तो हो सकता है तुम उस टीले को ठोकर मारकर जूते को आज़माते हो कि हो सकता है क्या पता मेरा जूता फटे या न देखना चाहते हो कि तुम्हारा जूता फटे या ना फटे। इस तरह से तुमने कई तरह से कोशिश की होगी जूते को फाड़ने की, मुझे ऐसा लगता है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम-धर्म वाली कमज़ोरी, नेम-धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम-धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेखक बता रहा है कि तुम समझौता न कर नहीं सके, तुम स्थिति से के साथ समझौता नहीं कर सके। मतलब तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा जूता फटा हुआ है, फ़ोटो में मेरा जूता कैसा दिखेगा, अंगुलियाँ बाहर दिखी, तो तुमने ये तुम्हारी कमज़ोरी थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी जो गरीबी है, तुम अपना जो दर्द है, वो लोगों को दिखा रहे थे ये और तुमने इसे अपनी कमजोरी बना दिया। जिस तरह से होरी ने अपनी नेम धर्म वाली कमजोरी बनाई थी कि होरी का ये नियम था कि उसे वो जो कार्य करना है तो वो करना ही है, तो इसी तरह से तुमने भी अपनी इस कमजोरी को दुनिया के सामने रख दिया है। अब लेखक बताता है अब लेखक बताता है कि तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे